हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम से डरे हुए होंगे। तो उस डर को दूर करने के लिए हम आ गए हैं एक नए लेक्चर के साथ, जो कि क्लास 12th है। एनसीईआरटी साइंस के जितने भी बच्चे हैं वो बिल्कुल भी इस लेक्चर को देखने के बाद एग्ज़ाम से डरेंगे नहीं। वो सीधा यही बोलेंगे, डरना मना है। तो चलिए इस डर को दूर करते हैं और डर को डर ना रहने दें, इसलिए हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत ही यूनिक होगा। और ये जो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप इसे लगा लेंगे, फिर बोर्ड में कहीं से कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। आप आराम से इन सवालों को खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ये सवाल डिक्टो बोर्ड में कॉपी होंगे। उम्मीद क्या, ये मेरी तरफ से आपको प्रॉमिस है। आप कभी भी इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन 2023 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डिक्टो कॉपी होने वाले हैं। फिलहाल ज़्यादा कुछ बहस नहीं करते, प्रूफ के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मिला लेंगे, आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा। कितने क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं और कितने हर साल आते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस लेक्चर में टोटल हम 10 क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। इन 10 क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के बाद आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है इस चैप्टर से संबंधित, ठीक है। तो पहला हमारा सवाल है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर द पेंटेन एंड ब्यूटेन। देखो भाई, सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर होता क्या है। अब एक्चुअली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। हमने क्या बोला, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होने चाहिए उनके, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने चाहिए। तो ऐसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसको हम आपको दो तरीके से करना सिखाएंगे। एक तो बाई ट्रिक। हमारी ट्रिक कहती है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर चाहिए, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर चाहिए आपको, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर तो एक फार्मूला लगा लेना, 2⁻n-4 प्लस 2। इस फार्मूले से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। फिलहाल मैं अभी रटने की बात नहीं करता, आपको सीधा कॉन्सेप्ट पे ले चलता हूँ। बेटा यहाँ पर n क्या है, n होता है नंबर ऑफ कार्बन, n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा, कार्बन 1 के लिए, कार्बन 2 के लिए, कार्बन 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 1 होते हैं। मतलब ये लोग आइसोमर बनाते ही नहीं हैं, ठीक है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, पर आते हैं हम लोग पेंटेन और ब्यूटेन में। तो अगर आपको पेंटेन या ब्यूटेन का फार्मूला पता हो तो हम यहाँ राइट कर देते हैं CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अभी हम फार्मूले से नहीं देखेंगे, डायरेक्ट बनाना सिखाते हैं, फिर आप फार्मूले से भी कर लीजिए। माना अगर बोर्ड में कह दिया कि आप बना दीजिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपको सीखना है। देखो, अप टू 3 कार्बन आइसोमर 1 होता है। आपको क्या करना है, इसको 3 कार्बन की पैरेंट चेन बनानी है। अभी पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, 1 2 3 4। आप सीधा सीधा इसको क्या करो, इसमें ब्रांचिंग करना शुरू कर दो और इसको 3 कार्बन की पैरेंट चेन बना दो, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे अभी हमारा ये बन गया 3 कार्बन की पैरेंट चेन। अब इसके बाद अगर आप चाहो तो आप कुछ भी बनाओ, पर संभव नहीं है कि और भी आइसोमर आप बना पाओ। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं, मैं इसको यहाँ लगा दूँ। भैया देखो, 1 2 3 कार्बन, अगर ये ऊपर हो जाएगा तब भी 1 2 3 कार्बन की ही चेन बनेगी। देखो जो आप सोच रहे हो मैं वो भी बना देता हूँ। क्या, देखिए, CH3, CH3, ऊपर भी एक CH3 लगा देंगे ना, यही आप सोच रहे थे ना। देखिए अगर यहाँ लगा देते तो क्या होता, फिर भी देखिए 1 2 3 कार्बन की ही चेन बनती। देखिए अब ये तो उस कंपाउंड का है। फिलहाल हम आपको यहाँ करके दिखा देते, थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, तो आइए करते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर आप खुद नहीं बना पा रहे हो। देखो CH3, CH3 और इधर एक लगा दो CH3। देखो ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम कंपाउंड है,
इसलिए ये क्या है, एक से अधिक आइसोमर नहीं बन रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने आ गए, देखो 2 आ गए ना। चलिए इस फार्मूले से चेक करते हैं जो हमने फार्मूला बताया है, नहीं तो कहिए हम पेंटेन का भी कर लें, इसके बाद चेक करते हैं। तो आइए पेंटेन का भी कर लेते हैं, ठीक है। पेंटेन बेटा कितने कार्बन होते हैं, पेंट मतलब 5 कार्बन, CH3 CH2 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 नाउ CH3। चेक करो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, इसके कितने आइसोमर हैं। चलिए आइए चेक कर लेते हैं ये भी। भैया देखो इसके जो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला है, सबसे पहले आपको कितने कार्बन की चेन ये पता करनी है, तो 5 कार्बन की चेन। लेकिन अब आपको क्या करना है, इस कार्बन की चेन को सॉर्ट करके 3 कार्बन तक लाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ब्रांचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारी जो पहली चेन थी कितनी थी, 5 कार्बन की। अब हम ब्रांचिंग करके इसको 4 कार्बन की बना लेते हैं। सारी बीमारी की जो जड़ है हमें मिल ही जाएगी। देखो अब देखो 1 2 3 4 कार्बन की बन गई। अब इसी का एक और ब्रांच कर दो ना, देखो हमें 3 कार्बन तक लाना मेन चेन। चलो देखते हैं अगला क्या होगा, CH3 CH3 नेक्स्ट CH3 CH3। अब आप सोचो इससे कम कर लें, मतलब कि और भी आइसोमर बना लें, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखो कितने आइसोमर बनाए इसके, टोटल आइसोमर 3 बने। इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन आप कैसे पता करोगे ये दूसरे के आइसोमर है। तो हमने बोला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। देखो भाई इसमें टोटल नंबर आप कार्बन चेक करो कितने हैं, तो आपको पता है C टोटल कितना है 4 है, और आपका हाइड्रोजन कितना है तो 10 है, आप काउंट कर लो। देखो 3 2 5 5 2 7 3 10, और कार्बन आपका 4 है। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला से मतलब यहाँ पर भी यही कंडीशन आनी चाहिए। चेक करो C4H10 है क्या, हाँ है। चेक करो 1 2 3 4 एंड 3 3 जा 9 प्लस 1 10। देखो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मतलब एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। आइसो मतलब होता है क्या, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देखो ये लीनियर है, ये ब्रांच है। इसी तरह से इनका भी चेक कर सकते हो, तीनों का मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। C5H12 है, आप कहीं पर चेक कर लीजिए यही आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बाय रूल। अब हम चेक करने के बाद चलते हैं बाय ट्रिक, ठीक है। ट्रिक से भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आइए ट्रिक से करने का प्रयास करते हैं, और आपको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ने से पहले हम इसको ट्रिक से करके आपको दिखा देते हैं। थोड़ा पेन का कलर मैं बदलूंगा। ट्रिक हमारी क्या कहती है कि 2 की पावर n-4, n मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन। पहले के लिए चेक करो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो क्या करोगे आप, 2 की पावर 4 - 4 प्लस 2 करो, ठीक है। भैया देखो 4 - 4 क्या, 0। किसी चीज़ की पावर अगर आप 0 करते हो तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो देखो अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगी, टोटल आइसोमर कितने आएंगे, देखो बताओ हमें। किसी चीज़ की पावर अगर आप क्या करते हो, 4 करते हो, सॉरी 0 करते हो, तो आपकी जो वैल्यू आती है क्या होती है, 1 हो जाती है। अब भैया देखो यहाँ पर क्या है, अब आपकी वैल्यू जब ये 1 हो गई तो 2 + 1 कितने आइसोमर आए, 3, ठीक है। अभी यहाँ पर आप मैच करिएगा, चलिए वो भी समय आने पे बताया जाएगा वो कैसे आया। तो आइए चेक करते हैं। बेटा थोड़ा सा हमसे गलती हुई थी फार्मूले को लिखने में, मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर हमने जो 2 लिखा है ये 2 नहीं है, 1 है। और ऐसा क्या है, ये फार्मूला ऐसा नहीं कि गलत है, फार्मूला है पर इस कंपाउंड का नहीं, यहाँ पर आपको प्लस का 1 लिखना था, इसीलिए थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो आइए हम इसको फिर से एक बार करने का प्रयास करते हैं। हमारा जो फार्मूला एक बार फिर से लगा देते हैं, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा हमने फार्मूला दूसरे कंपाउंड का लिख दिया था, वो फार्मूला यहाँ का नहीं है। फिलहाल आइए हम कंटिन्यू करते, समय को लॉस नहीं करते। तो हमने क्या बोला, 2 की पावर आपको क्या करना है, 2 की पावर n - 4 प्लस 1 करना। बेटा सॉरी यहाँ हमने 2 लिख दिया था। देखो n की वैल्यू क्या, नंबर ऑफ कार्बन। हमने यहाँ बोला n क्या है, n आपका नंबर ऑफ कार्बन है। पहले में कितने कार्बन, 4। तो 2 की पावर 4 - 4 प्लस 1। देखो किसी चीज़ की पावर अगर आप 0 करते हो तो वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। किसी चीज़ की पावर अगर आप 0 करते हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1। देखो 1 + 1 कितना है, 2। तो आप चेक करो, इसके तो 2 ही आइसोमर बने थे ना, 1
इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ चलें, ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ चलें तो हम फिफ्थ कार्बन के लिए भी चेक कर लें कितने आइसोमर। अभी तो हमने निकाला कितना, 1 2 3 ने निकाल लेते रूल से। तो हमें क्या पता, 2 की पावर n-4 + 1। तो भैया n की वैल्यू यहाँ कितनी है, n की वैल्यू आपको 5। n मतलब क्या, नंबर ऑफ आपका कार्बन एटम। थोड़ा सा ये कलर जो है बहुत डल दिख रहा है, चेंज करता हूँ। तो भैया देखो 2 की पावर, हमने बोला n मतलब 5 -4 + 1। तो क्या होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 + 1। अगर 2 की पावर 1 है, वैल्यू 2 ही होगी, तो टोटल आंसर कितना आया, 3। तो देखो यहाँ पर पे कितने आंसर आए, 3 ही आए हैं। तो इस तरह से देखो पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन एटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार बोर्ड ने पूछा है कि कार्बन की वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा नंबर में क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। तो दो प्रॉपर्टी होती है, पहली होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन। और दूसरी होती है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, ठीक है, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर देते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कार्बन अपने ही कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से जुड़ करके एक लंबी सी चेन बनाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने बोला टेट्रावैलेंसी। सो आई थिंक वी ऑल आर अवेयर विद कार्बन एटॉमिक नंबर 6 and its general electronic configuration 2 and 4. So it have 4 electron in its outermost shell, means 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसकी जो वैलेंसी होती है क्या होती है, वैलेंसी इसकी जो होती है 4 होती है। और वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी 4 होते हैं। और ये क्या है ना, 4 वैलेंसी की वजह से माना जाता है क्या, ये टेट्रा वैलेंसी। अगर बात करें थोड़ा सा और एक स्पेशल प्रॉपर्टी की, तो इसमें जो बॉन्ड का नेचर होता है ये पूछा गया है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग हमने थोड़ी सी गलत की है, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो देखो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी वजह से कार्बन जो है बहुत ज़्यादा नंबर में कंपाउंड्स बनाता है। मतलब ये किसी से भी रिएक्ट करके उसका कंपाउंड बना सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो CH4 मीथेन बना सकता है, C6H6 बेंजीन बना सकता है, C2H6 ईथेन बना सकता है, C2H4 इथीन बना सकता है, CO बना सकता है, CO2 बना सकता है। एंड अगर बात कर लें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता है। देखो बहुत से ज़्यादा कंपाउंड ये बना सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इतने ही कंपाउंड है, बहुत। देखो और बना दें हम, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने बहुत से कार्बन के कंपाउंड के बारे में डिस्कशन कर लिया है। फिलहाल हमें अब ज़्यादा कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बातें समझ में आ गई होंगी, सिर्फ दो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कार्बन जो आपका क्या है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना देता है, ठीक है। अगला का, ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोपेंटेन इथेन इथाइन एंड बेंजीन। ये देखो ये जो सवाल है भाई साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये जितने हमने लिए हैं बोर्ड तो इन्हीं को पूछता है, ठीक है, बोर्ड तो इन्हीं को पूछता है। पर हम अभी क्या करते हैं, आपको ट्रिक, सीधा ट्रिक नहीं रूल बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, ठीक है। चलिए उसको भी करते हैं। देखो भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड है क्या, साइक्लोपेंटेन। साइक्लो टर्म्स जुड़ा है, मतलब जो कंपाउंड होगा कैसा होगा, साइकिल के फॉर्म में होगा, रिंग के फॉर्म में होगा। तो हम पहले 5 कार्बन की कोई एक रिंग बना लें, फिर बात करते हैं कि कंपाउंड कैसा बनता है। देखो अभी हमने जो पहला, इसके पहले वाला क्वेश्चन से बात किया, जो कार्बन की वैलेंसी होती है वैसा वो 4 होती है। मतलब जो कार्बन कार्बन से टोटल बॉन्ड जो बनाता है कार्बन ये 4 बनाता है। तो और जितने बॉन्ड कार्बन के इनकम्प्लीट होंगे उतने ये हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या इसके जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हैं हम बना पाएंगे या नहीं। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि
कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। अब अगर उसके 4 बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे हैं तो उसकी जगह पर ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना करके स्ट्रक्चर को पूरा कर लेता है। तो देखो यहाँ टर्म्स यूज हुआ साइक्लो, मतलब ये रिंग के फॉर्म में है। पेंट टर्म्स यूज हुआ, पेंट मतलब 5 कार्बन, देखो 1 2 3 4 5। अब किसी भी कार्बन की आप बात करें, जैसे इसकी बात करें 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए। इसकी बात कर लीजिए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए। फिर इसकी बात करें 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए। तो ये इसका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, साइक्लोपेंटेन का। फिर बोला उन्होंने इथेन, इथीन और बेंजीन का बनाइए। तो चलिए कुछ और बना देते हैं। इथेन में बेटा देखो कितने कार्बन, एथ रूट वर्ड मतलब 2, 2 कार्बन की चेन है और आपको पता है यहाँ एन लगा है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो भैया देखो कार्बन कार्बन के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। लेकिन अब आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन की वैलेंसी को पूर्ण नहीं कर रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो आपको क्या सिखाया हमने, उतने ही इस पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, उतने ही हमने हाइड्रोजन लगा दिया। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये आपका जो इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह से इथाइन है भैया। इथाइन मतलब देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। चलो भाई पहले कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना लो। फिर देखो कितने बॉन्ड इनकम्प्लीट इस कार्बन के, एक, तो एक हाइड्रोजन लगा दो। इधर कितने, एक, कंप्लीट हो गया। अब बात कर रहे हैं हम लोग बेंजीन। अगर यहीं पर इथीन दे देते तो हम क्या करते, इथीन का भी यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो इथीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड नहीं बने, 2। जितने नहीं बने उतने आपको हाइड्रोजन लगा देने हैं। देखो आसान सा आंसर है। अब इस तरह से आप कभी भी किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो आराम से बना सकते हैं। चलिए बेंजीन की भी बात कर लेते हैं। देखो ये सवाल हमने दिया नहीं था, फिर भी करवा दिया, क्योंकि इन्हीं में से एक सवाल बोर्ड में पूछा जाएगा, ये हमारी गारंटी। चलिए बोला उन्होंने क्या, बेंजीन। देखो बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, C6H6। मतलब ये 6 कार्बन की रिंग होती है। ठीक है, 6 कार्बन की रिंग होती है, जैसे अभी आपने 5 कार्बन की बनाई। भैया देखो बेंजीन की एक खासियत होती है, इसके अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। अगर हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगाई तो फिर एक कार्बन वाला छोड़कर यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी। अब चेक करो जो कार्बन उनके कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3। एक एक आप चेक कर पा रहे होंगे, सारे कार्बन के एक एक बॉन्ड इनकम्प्लीट है। तो उस जगह पर हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, और ये बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। कभी कभी कहते हैं C6H12 का बनाइए, तो इसको हम आपको दे देते हैं होमवर्क। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगले वीडियो में इसके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम आपके 2 पार्ट कर देंगे वीडियो को, 5-5 क्वेश्चन के। चलिए अभी हम बात करते हैं राइट ओनली केमिकल रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक से अधिक बार पूछी गई है। कह रहे हैं जब एथिल अल्कोहल का रिएक्शन आप सोडियम मेटल से करा देंगे तो क्या होगा। भैया अगर आपको ऐसी रिएक्शन मिल जाए तो आप समझ लो कि आपको बहुत ध्यान से इसको रट लेना है। ठीक है, रट लेना है, क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में हो। तो ऐसी रिएक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए करके देखते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि जब एथिल अल्कोहल रिएक्ट करता है सोडियम मेटल से तो क्या होता है। भैया देखो ये मेटल है, एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3CH2OH, या इसी को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बोलते हैं C2H5OH। ठीक है, इसी को इथेनॉल भी बोला जाता है। इसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आपने इस चैप्टर में पढ़ी होगी। तो भाई कभी भी आपने देखा होगा किसी एसिड या किसी बेस का जो रिएक्शन है किसी मेटल से कराया जाता है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस, जिसको आप पॉप साउंड से चेक करते हैं। तो भाई ये सोडियम होता है, यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा करके खुद जुड़ जाता है। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो भाई देखो ये 2 बार हमने लिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा सोडियम मेटल है ये एथिल अल्कोहल से क्या किया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। देखो कुछ इस तरह से CH3CH2O। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे हमारा लग जाएगा सोडियम। ठीक है,
तो आइए देखते हैं कि हमारा सोडियम क्या कर रहा है। यहाँ पर कुछ इस तरह से सोडियम लग गया। आप कहोगे सर आपने तो सोडियम को 2 बार लिया है, तो भैया हाँ हमने 2 बार लिया इसीलिए इसको 2 मोल लिखा। अब जो दोनों हाइड्रोजन आपके यहाँ से रिलीज हुए हैं वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर हो जाते हैं, जिसको आप पॉप साउंड से चेक करते हैं। तो ये हमारी पहली रिएक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखनी है। अगली रिएक्शन क्या है, व्हाट हैपन व्हेन एथिल अल्कोहल रिएक्ट। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आप कर लेंगे। रिएक्ट विथ इथेनोइक एसिड। देखो भाई इथिल अल्कोहल मतलब सेम फार्मूला CH3 CH2OH प्लस उन्होंने बोला इथेनोइक एसिड। देखिए इथेनोइक एसिड का जो फार्मूला होता है हम थोड़ा उल्टा इसको लिखेंगे, CH3COOH। ने उल्टा इसलिए लिखा है, हमें कुछ यहाँ से कलाकारी करनी है। कलाकारी क्या करनी है सॉरी सॉरी। देखिए भाई जब इस तरह की रिएक्शन आपको पढ़ने को मिली थी तो आपने एक टर्म्स यूज किया था सैपोनिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन। अगर आपको याद हो ये दोनों टर्म्स, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक टर्म्स थे। और जब आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी तो यहाँ पर देखा था क्या, कंसनट्रेट आपने यूज किया था H2SO4 को, कंसनट्रेट H2SO4 को। देखो ये रिएक्शन जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बेटा डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और वाटर। तो इस रिएक्शन में क्या होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है और वो वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से रिमूव होते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से, मतलब ये जो आपका इथेनोइक ग्रुप है वहाँ से H और अल्कोहलिक ग्रुप से OH लिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा H2O। आपका H2O बन गया। साथ में देखें आप यहाँ क्या मिला है, आपको ये मिला है CH3C सिंगल डबल बॉन्ड O। देखिए जो आपका COO है ना, ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, यहाँ O। बाकी ये जो पूरा प्रोडक्ट है ना इसको यहाँ ला करके आप जोड़ दीजिए CH2, और हमारे पास जगह नहीं तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं CH3। ठीक है, तो ये जो बना है बेटा ना इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर बोलते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप इन दोनों रिएक्शन को ध्यान दीजिएगा। हम आपसे फिर से कह रहे हैं, ये हमारी गारंटी है कि यही सवाल आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगला सवाल आप ध्यान से देख लीजिए, वाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज ऑक्सीडेशन। ये सवाल है कि अगर हम इथेनॉल से इथेनोइक एसिड में जा रहे हैं तो ये इसको क्यों हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन है। क्या बोला उन्होंने, इथेनॉल CH3CH2OH। अगर यहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, इथेनोइक एसिड में CH3COOH, तो कह रहे हैं ये इसको हमने क्यों ऑक्सीडेशन बोला। आपको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप ध्यान से समझिएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो इसमें क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया और ऑक्सीजन का क्या करा रहे हैं, एडिशन। तो इसीलिए हमारा क्या हो रहा है, ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो उसको हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऐसा कभी भी पूछा जाए तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, सीधा आपसे समझ लीजिए कि आपसे डेफिनेशन ही पूछी जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल बहुत आसान था। अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथेन इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड। वाह सुपर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहे हैं अगर हम बात कर लें इथीन के मिक्सचर को C2H4 को ऑक्सीजन के साथ मिला करके हम लोग बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें C2H2 को ऑक्सीजन के साथ मिला करके हम लोग बिल्डिंग में यूज़ नहीं करते।
जैसे किसी चीज़ को वेल्डिंग करते हैं ना, जोड़ते हैं। भाई ऐसा क्यों? भैया देखो ये शो करता है कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन रिएक्शन, कंबशन, ठीक है, रिएक्शन। और ये शो करता है क्या? इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। भैया इसका टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर आपका होगा मैक्सिमम। और इसमें स्मोक क्या होंगे? स्मोक ना के बराबर होंगे, लेकिन इसमें स्मोक क्या होगा? स्मोक आपका ज़्यादा होगा। इनकम्प्लीट कंबशन और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो। अगर लो टेम्परेचर हो जाएगा ना, तो भाई वेल्डिंग का काम आपका हो नहीं पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कालिक निकलेगी, स्मोक बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो इथाइन होता है ये इनकम्प्लीट कंबशन शो करता है, जबकि इथीन जो होता है कंप्लीट कंबशन शो करता है। इसलिए हम लोग इथीन को ऑक्सीजन के साथ यूज करके बिल्डिंग में यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए एक और सवाल, हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सुपर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। भाई देखो जब भी ये सवाल आएगा ना तो सबकी हालत खराब होने वाली है, लेकिन हम आपको बहुत सिंपल सी बात बताते हैं एक छोटी सी रिएक्शन के माध्यम से। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब आपको हम बता दें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, ये सोडियम मेटल से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है? सोडियम एसीटेट बना लेता है। लेकिन अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल ऐसा नहीं करता। तो ये पहली हमारे पास डिफिनीशन है जिसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि इनमें अंतर कैसे किया जा सकता है। दूसरा है भाई जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट करता है और ये फिर से बना लेता है सोडियम एसीटेट। ठीक है, क्या कर लेता है? सोडियम एसीटेट बना लेता है। और भैया आपकी बात कर ले अल्कोहल की, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करता है। यहाँ पर हमारा H2O निकलता है। अगर आप देखें तो ये रिएक्शन एसिड प्लस बेस की रिएक्शन है, क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और RCOOH एक वीक एसिड है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये दोनों रिएक्शन देता है, जबकि अल्कोहल ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, अल्कोहल ऐसा नहीं करता। इन रिएक्शंस के माध्यम से हम लोग दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और आते हैं, हाउ टू चेक वाटर इज हार्ड बाई, सॉरी हाउ टू चेक नहीं है भाई, वी अवेल टू चेक वाटर इज हार्ड और सॉफ्ट बाय यूजिंग डिटर्जेंट। ये थोड़ा सा यहाँ चेक नहीं, ऐसा नहीं है, कैन वी चेक लिख लेंगे हम, कैन वी चेक। ठीक है, कह रहा क्या हम जो वाटर है हार्ड है ये डिटर्जेंट के माध्यम से कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा जी नहीं, क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है ये सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के साथ स्कम नहीं बनाता। लेकिन अगर ये सोप होता है, या सोप के साथ हम कर सकते थे। सोप क्या करता है? जो हार्ड वाटर होते हैं ना के साथ क्या बना लेता है? स्कम बना लेता है, पपड़ी जिसको बोलते हैं, पपड़ी, पपड़ी बना लेता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा कि हम डिटर्जेंट के माध्यम से कोई वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है ये पता नहीं कर सकते, पर सोप के माध्यम से कर सकते हैं। हो सकता है कि बोर्ड में CBSE वालों का दिमाग फिर जाए और डिटर्जेंट हटा के सोप कर दें, तो आप तैयार रहिएगा। सोप में स्कम बनती है, इसलिए सोप के माध्यम से हम पता कर सकते हैं, जबकि डिटर्जेंट के माध्यम से पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका आंसर होगा नो। ठीक है, अगला सवाल आइए बढ़ते हैं, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भैया यहाँ पर बोल रहे हैं जो लोग होते हैं ना कपड़े धुलने के एक से अधिक मेथड को यूज़ करते हैं। अगर आप अपने ग्रैंडफादर मदर से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि पहले के दिनों में जो लोग हैं ना कपड़े को धुलने के लिए नदी किनारे ले जाते थे, रे होती थी, येलो कलर की मिट्टी होती है,
उससे लगा करके और स्टोन पे पीटते थे, और क्लब आती, मुग्दर आती, उससे पीटा जाता था। और आज यही सब क्या कर रहे हैं हम लोग वाशिंग मशीन का यूज कर रहे हैं। आज पहले लोग क्या करते थे, देखो पैडल लिखा है ना, पैडल वही स्क्रब्स बोले, मतलब उसको ब्रशिंग करते थे और स्टोन पर भी बीट करते थे। देखिए हमने लिखा क्वेश्चन में, ये स्टोन पर भी बीट करते थे। लेकिन बोल रहे हैं कि आप खुद से बताइए, जो ये सब हो रहा था, व्हाई इज दिस नेसेसरी? ठीक है, अगेंस्ट, देखिए आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन का क्या मतलब। कह रहे लोग जो पहले से ही हमारी परंपरा बनी आई, जब कपड़े को हम लोग धुलते हैं उसको मैकेनिकली एजिटेट करते हैं, एजिटेशन देते हैं, मतलब झोलते हैं। क्या ये जरूरी है? यस, एक्चुअली आपको हम बताएं, जो आपका डर्ट पार्टिकल होता है वो ऑयली नेचर में होता है, ठीक है, ऑयली नेचर में। और आपको अगर याद होगा तो इससे हमारा जो क्या करते हैं, सोप का जो मॉलिक्यूल होगा या डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल वो लगा होता है ऐसे कुछ। और ये क्या है, ये तो चेन है, हमने बताई थी कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन है। तो देखो कुछ इस तरह से लगा रहता है, आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये इसका कौन सा पार्ट, आयनिक पार्ट है। अब देखो दो तरह के पार्ट होते हैं, अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो फिर आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। और हम अभी थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप ऊब जाओगे, लेकिन आप ऊब रहे हो तो आपका नुकसान ही होगा। देखिए इसमें जो पार्ट होते हैं, एक है आपका आयनिक पार्ट और एक होता है आपका टेल पार्ट। इसको बोलते हैं हम लोग हेड, और ये वाला पार्ट होता है टेल। और ये जो बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं डर्ट पार्टिकल, डर्ट पार्टिकल या फिर ऑयल ड्रॉप बोल सकते हैं। जनरली ऑयल ड्रॉप क्यों बोला भाई, जो डर्ट पार्टिकल होते हैं ऑयली नेचर में होते हैं, इसलिए हमने ऐसा बोला। और इस स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला होगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं, ठीक है। सॉरी। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपका मिसेल्स का है, अब देखिएगा होता क्या है, जब हमारे ये जो सोप मॉलिक्यूल या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल, इनका जो टेल पार्ट होता है, देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं, आपको हम ये सारे पार्ट एक बार फिर से बता देते हैं। ये कैटायनिक आयनिक पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड, और ये होता है आपका टेल। भैया जो टेल होता है ना, ये हाइड्रोफोबिक, ये भी सवाल आया, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, फिलिक होता है। मतलब ये क्या, ये वाटर लविंग स्पीसीज होता है, पर ये आपका वाटर हीटिंग स्पीसीज, पानी से नफरत करता है। लेकिन अगर ये पानी से नफरत करता है तो ये ऑयल से लव भी करता है, लेकिन इनका जो लगाव होगा होगा कहाँ होगा, वो आपके ऑयल की तरफ होगा। ये हमने ऑयल पार्टिकल ले लिया, ठीक है। और ये जो पार्ट है क्या है, ये वाटर लविंग स्पीसीज है। तो भैया जैसे ना, जब ये थर्ड पार्टिकल पे चिपक जाते हैं ना, जो इनका टेल रीजन है, जब ये थर्ड पार्टिकल पे चिपक जाता है तो क्या बना लेता है, मिसल्स बनाता है ना, मिसल्स। अब भाई जो मिसल्स बने हैं ना, ये क्या है, ये इतने जिद्दी होते हैं दाग ना, ये इतने आसानी से नहीं छोड़ते। तो इस पर सब वाटर मॉलिक्यूल आकर के लग जाते हैं, सब के सब वाटर मॉलिक्यूल आकर इस पर इकट्ठा होते हैं, फिर भी ये नहीं छोड़ता। तो इसको हम लोग पीट पीट के मैकेनिकली एजिटेट कर देते हैं, तब ये यहाँ से दाग को लेकर के खींच करके निकल जाता है। आपने ऐड देखा होगा ना, दाग अच्छे हैं तो दाग को खींच के निकालते हैं रेसों से। तो इसीलिए हमें क्या है, हमारी परंपरा है कि हम पहले से ही इनको पीटते आए हैं, ब्रशिंग करते आए हैं। शॉर्ट नोट्स है, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10। मिसल्स क्या होते हैं, अभी हमने बताया कैसे बनते हैं, पहला। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तो थोड़ा सा इस पर हम बात कर लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं। और ऐसे लोग में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इस पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जब आप कमेंट करेंगे तभी हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर तक हमारा साथ दिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।